ही का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका खास प्रोग्राम मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज मनी सेंट्रल में क्या क्या खास है। सबसे खास बात यह है कि आज 3 दिन की बड़ी खबरें हैं। और कौन सी खबरें देखिए आप ऑन द शो। शुरुआत करेंगे आधार कार्ड से जुड़ी खबर के साथ। अब आधार नहीं बनेगा बाधा। अदालतों से 2 बड़े आदेश आए जो आधार से जुड़े हैं। क्या वो आदेश हैं, क्या उनका मतलब है, ये समझेंगे। अब सबको मिलेगा अस्पतालों में कैशलेस इलाज। किनको? जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। IRDAI की कोई नई गाइडलाइन आई है। क्या गाइडलाइन है समझेंगे। कैसे ये जमीन पर उतरेगी, कागज पर लिखा कानून जमीन पर कैसे उतरेगा, ये जानेंगे। निर्यात पर नई मुसीबत। हमने आपको बताया था अभी 2 ही दिन पहले कि लगातार 7 महीने से भारत का निर्यात टूट रहा है। इस टूटते निर्यात पर एक नई मुसीबत आ गई है। क्या वो मुसीबत है, ये समझेंगे। ये मुसीबत क्यों आई है, ये समझेंगे। क्या इसके लिए सरकार कर सकती है, ये भी जानेंगे। विलफुल डिफॉल्टर पर सख्त हुआ RBI। यहां से सबसे बड़ी खबरें शुरू होती हैं। दिन की सबसे बड़ी पहली खबर यही है कि RBI विलफुल डिफॉल्टर पर सख्त हुआ है, एक कदम पीछे हटा है। पहले कुछ कहा था, अब कुछ कह रहा है। भागीदारों की राय मांगी है, हितधारकों से कहा है अपनी सलाहें दीजिए। विलफुल डिफॉल्टर पर कुछ नियम कड़े करने हैं। बैंकों को साथ लाना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को साथ लाना है। क्या है पूरा प्रस्ताव, ये जानेंगे। बजट टूटने पर सरकार की सफाई में कितना दम। हमने, आपको याद होगा 2 दिन पहले मनी सेंट्रल का थंब लगाया था। उस पर जो बड़ी स्टोरी की थी वो ये की थी कि भारत में जो बचतें टूट रही हैं ये अच्छा नहीं है, ये बड़ा संकट है। सरकार ने इस पे सफाई दी। सरकार ने बताया नहीं, आप जिस नजरिए से देख रहे हैं ये नजरिया सही नहीं है, चश्मा बदलिए, नए चश्मे से देखिए कि नहीं, बचतें टूटी नहीं है, बचतें कहीं और जा रही हैं। ये जो सफाई आई है, ये जो तर्क आए हैं, इनमें दम कितना है, ये कितने तर्क संगत हैं, ये कितने न्याय संगत हैं, ये समझेंगे दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर में। और दिन की तीसरी सबसे बड़ी खबर होगी ग्लोबल मार्केट में दाखिल हुआ भारतीय बॉन्ड। दाखिला हुआ है इंटरनेशनल स्कूल में, मान लीजिए, भारतीय बॉन्ड्स का। क्या मतलब है इसका, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या फायदे ही फायदे हैं या कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अब ध्यान रखनी होंगी, पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये सब कुछ भी जानेंगे आज हम दिन की तीसरी सबसे बड़ी खबर में। अब शुरुआत करते हैं आधार की खबर के साथ। तो पहली खबर यह है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वोटर ID कार्ड के लिए आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी नहीं है, यह वैकल्पिक है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि वोटर ID कार्ड से आधार को जोड़ने को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करने के लिए वोटर ID में फॉर्म में जरूरी बदलाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि भाई आपको अगर वोटर ID कार्ड बनवाना है तो आपको आधार कार्ड के बाद ही आपका वोटर ID कार्ड मिलेगा। अगर आपसे ऐसा कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। यह है पहला फैसला। दूसरा फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट से। वो फैसला यह है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसको अगर सरकार की किसी स्कीम का फायदा लेना है तो उसके पास आधार हो, ये जरूरी नहीं है। ये दूसरा फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट से। सर, ये जो EWS वाला फैसला है, इस फैसले का क्या मतलब है? दोनों महत्वपूर्ण फैसले आधार को लेकर, क्योंकि आधार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं आसपास है और माना जा रहा है कि आधार एक किस्म का की अनिवार्यता है। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ों में ये बात पता चली और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया, यानी आपका मताधिकार आधार से नहीं बंधा हुआ है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और मतदाता हैं तो उसके लिए आपके पास आधार नहीं भी हो फिर भी आपको वोट डालने का हक मिलेगा। आपका वोटर ID कार्ड या वोटर पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र आधार के बिना बन सकेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना। यहाँ से आप इस बहस को थोड़ा दूर तक ले जा सकते हैं और ये मान सकते हैं कि आधार अभी भी भारत में नागरिकता की पहचान नहीं है आधार की तमाम अनिवार्यताओं के बाद भी। तो एक तो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से गया। दूसरा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से आया। इसके भी अपने काफ़ी बड़े अर्थ हैं। हालांकि फैसला प्राइवेट स्कूलों में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, जो डिसएडवांटेज वर्ग्स हैं और जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, उनकी भर्ती को लेकर था। इस प्राइवेट स्कूलों में इनके लिए एक विशेष कोटा होता है जिनमें इनकी भर्ती होती है और सरकार उस भर्ती को या उनके लिए सीटों को मॉनिटर करती है। दिल्ली सरकार का एक ऐसा आदेश था जिसमें कि आधार को अनिवार्य माना गया था।
इस मामले पर को हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों को के बच्चों को इन स्कूलों में दाखिले के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। यहाँ भी एक बड़ी और पुरानी बहस रही है हमेशा आधार को लेकर कि क्या आधार को आधार बनाकर समाज के गरीब तबकों को उन मिलने वाली सुविधाओं से रोका जा सकता है, तो ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट के इस फैसले के भी असर काफ़ी लंबे और गहरे होंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण फैसले थे। बुलेटिन की शुरुआत में हमने इसको आपको बताया। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा को लेकर अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों की कमेटी से कहा है कि वे देश भर में कैशलेस बीमा सेटलमेंट की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करें। फिलहाल देश में करीब 49% अस्पतालों में ही कैशलेस सेटलमेंट की सुविधा है। सभी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा शुरू होने पर करीब 40 करोड़ बीमा धारकों को इसका फायदा होगा। सर, ये फैसला लागू हो पाएगा? 40 करोड़ बीमा धारक हैं और जिसमें आंशिक बीमा धारक ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से कैशलेस बीमा की सुविधा मिलती। कई सारे पेच हैं कैशलेस सुविधा में। जब भी आपको कोई बीमा पॉलिसी बेची जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची जाती है, तो कंपनी आपको कैशलेस सुविधा की गारंटी देती है उसमें, लेकिन तमाम छिपे हुए प्रोविजंस होते हैं जो डॉट्स और एस्ट्रिक में लिखे होते हैं। आपको कैशलेस सुविधा अस्पताल में मिलेगी, ये सिर्फ पॉलिसी से निर्भर नहीं होता, उस अस्पताल पर भी निर्भर होता है कि वो आपको कैशलेस सुविधा देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। वो पूरी तरह कैशलेस होगी या उसका कुछ हिस्सा आपको नगद के तौर पर भुगतान करना होगा, ये भी स्पष्ट नहीं होता। अभी इस फैसले से पहले 2 हफ्ते पहले भारत के बीमा नियामक ने इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि कैशलेस अभी भी एक किस्म का वादा ही बना हुआ है, पूरी तरह कैशलेस की सुविधा अस्पतालों में नहीं मिल रही। अब अभियान के तहत अक्टूबर से ये अनिवार्य किया जाएगा कि अस्पतालों को पूरी तरह कैशलेस सुविधा दी जाए। अब यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण पेच हैं जो समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो ये कि अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच इस मामले में बड़ी स्पष्ट और पारदर्शी सहमति की जरूरत है। दूसरी चीज़, बीमा की पॉलिसी में इस तरीके के प्रावधानों में स्पष्टता जरूरत है और आपको भी पता होना चाहिए जब बीमा पॉलिसी आप खरीद रहे हैं तो आपको पता हो कि इसमें कैशलेस कंपोनेंट है और कितना कंपोनेंट है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जितने अस्पताल बीमा पॉलिसी के दायरे में आएंगे वो सब कैशलेस सुविधा से लैस होने चाहिए। यहाँ बीमा लेने वाले के लिए भी जितनी जानकारी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच का सही तालमेल। बड़ी मुहिम है, ज़रूरी मुहिम है, हालांकि कैशलेस का वादा समय से पहले किया जा रहा है। अक्टूबर के बाद हम इस पर निगाह रखेंगे मनी 9 में और देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कैशलेस हो पा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस किया अभी ऐसा नहीं है। मानसून सीजन के आधिकारिक तौर पर खत्म होने में हफ्ताभर बचा है और अभी तक देश में अधिकतर हिस्सों में मानसून की वापसी की शुरुआत नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की वापसी को लेकर परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं। अगले हफ्ते मानसून की वापसी की शुरुआत हो सकती है। इस बीच मानसून सीजन के दौरान बरसात की कमी का आंकड़ा घटकर 7% पर आ गया है। अगस्त के दौरान बरसात की भारी कमी की भरपाई कुछ हद तक सितंबर में हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान देश भर में औसतन 769.6 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 827.2 मिलीमीटर बारिश होती है। इस बीच दक्षिण भारत में पानी के कई जलाशय ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले कम है। बस सर, यहीं से कितनी चिंता है। 7% का डेफिसिट पे खत्म हो रहा है मानसून करीब करीब और जलाशयों में पानी कम है। रबी सीजन को लेकर क्या परिस्थिति बन सकती है? पहली चीज तो मानसून की विदाई के साथ इस आंकड़े को समझना जरूरी है कि मानसून सामान्य रहा कि नहीं। अब इस पर बहस और चर्चा शुरू होगी। अगर आप देखें सामान्य की श्रेणी से मानसून में 7% की कमी दिखाई देती है, तो मानसून सामान्य तो नहीं था इस बार का और इसे हमने अपने अनुभवों से अपने सामने देखा है। लेकिन मानसून के भीतर जो ताजे आंकड़े मौसम विभाग बता रहा है उससे केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर में रिकॉर्ड रेनफॉल डेफिसिट रहा है इस मानसून के बावजूद, जिसमें कि हमने सितंबर में रिकवरी देखी, अगस्त में सूखा देखा था। इसमें लार्जेस्ट डेफिसिट केरल में रहा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार ये वो राज्य रहे हैं इस बार जिन्होंने सब एक्सेस रेनफॉल देखी है, सीमा से अधिक रेनफॉल देखी है। मानसून की इस परिस्थिति के बीच में दक्षिण भारत के रिजर्वायर्स में पानी कम है और ये रबी की फसल के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। आमतौर पर भारत के रिजर्वायर्स के पानी का इस्तेमाल रबी की फसल की सिंचाई में होता है जो कि विंटर की क्रॉप है। अब यहाँ से दूसरा और बड़ा सवाल ये भी है कि एल नीनो का असर हमने अगस्त के महीने में देखा, सितंबर के महीने में भी देखा। एल नीनो चूंकि एक लंबे 6 महीने या 7 महीने के असर के साथ प्रभावित करता है फसलों को, तो अब यहाँ से देखना होगा कि मानसून के विड्रॉल के बाद मौसम विभाग आने वाले 6 महीनों के लिए नमी की किस तरीके की और तापमान के किस तरीके के आकलन हमारे सामने लेकर आता है। क्योंकि यदि टेम्परेचर ऊंचा रहता है साल के आखिरी 3 महीनों में, खासतौर से सर्दियों के मौसम में, तो उसका असर हमें रबी की फसल पर दिखाई देगा।
त्योहार के समय चीनी महंगी ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने सभी चीनी कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे हर हफ्ते अपने चीनी स्टॉक की जानकारी उपभोक्ता विभाग के ई शुगर पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। सरकार ने यह भी बताया कि अगस्त के अंत तक देश में चीनी का कुल स्टॉक 83 लाख टन है और अक्टूबर में नए गन्ने की पिराई शुरू होने से उत्पादन की शुरुआत हो जाएगी। सर, इसके अलावा भी आपको लगता है सरकार कुछ और प्रयास करेगी? अक्टूबर चीनी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील होने वाला है। एक तो त्यौहार का मौसम है, चीनी की मांग सामान्य रूप से ज़्यादा होती है इस मौसम में। दूसरी चीज़ यह है कि खुले बाजार में चीनी की कीमतें करीब 43 से 45 रुपये पर किलो के आसपास पहुंच गई हैं। थोक बाजार में कीमतें 4054, 4055 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास हैं। केंद्र सरकार ने इन सारी फैसलों और मॉनिटरिंग की व्यवस्था के साथ चीनी मिलों से कहा है कि वो अक्टूबर के महीने में 13 लाख टन का कोटा तत्काल बाजार में रिलीज़ करें, यानी अक्टूबर में कीमतें और बढ़ें उससे पहले बाजार में चीनी मिलों से 13 लाख टन चीनी जारी कराई जाएगी ताकि कीमतों पर नियंत्रण हो सके। क्योंकि चीनी को लेकर इस साल माहौल पूरी दुनिया में महंगाई का है, चीनी की कीमतें बढ़ने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पादन में कमी की संभावना है। भारत में भी अभी खरीफ की फसल के बाद गन्ने में कितनी उपज होगी और कितनी चीनी बन पाएगी, इसके आकलन सामने आने हैं। इसलिए सरकार ने चीनी मिलों से तत्काल 13 लाख टन चीनी बाजार में छोड़ने के लिए कहा है और इसके साथ ये भी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि निर्यात को लेकर सरकार फिलहाल कोई बड़ी ढील चीनी मिलों को नहीं देगी। टूटते निर्यात के बीच एक चौंकाने वाला अनुमान सामने आया है। द काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर का कहना है कि यूरोपियन यूनियन को होने वाले निर्यात कार्बन टैक्स और दूसरे कानून की वजह से प्रभावित होंगे। अनुमान छोटा मोटा नहीं है। अनुमान में कहा गया कि करीब 37 अरब डॉलर के निर्यातों पर असर होगा। जो यूरोपियन यूनियन को होने वाले निर्यात हैं उनका 43% हिस्सा है। सर, ये कितनी बड़ी चिंता है और सबसे बड़ी बात, कौन कौन से उत्पादों पर इसका असर होगा? कार्बन टैक्स पर हम आपको लगातार मनी सेंट्रल में बता रहे हैं। कार्बन टैक्स को लेकर सरकारें मान रही है कि इसका कोई तात्कालिक बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन जो निर्यातक हैं वो इसको लेकर काफ़ी बेचैन और परेशान है। पहले समझें कि कार्बन टैक्स क्या है। भारत में जिन भी चीज़ों के उत्पादन में ऐसे ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल होता है जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, कार्बन का अधिक उत्सर्जन होता है या एमिशन होता है, उन पर यूरोप के बाजारों में एक विशेष किस्म का टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। टैक्स थोड़ा समय बाद लगेगा, लेकिन भारत के निर्यातकों से लंबी दस्तावेजी प्रक्रिया के तहत हर उस चीज़ की जानकारी मांगी जाएगी जिससे पुष्ट हो सके कि उनके उत्पादन में ऐसी ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। अब जो आंकड़े हमारे सामने आए वो आए कि भारत से यूरोप को जाने वाला जितना भी निर्यात है उसका 43% हिस्सा इन बैरियर्स के, इनको नॉन टैरिफ बैरियर कहें या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहें, इनके दायरे में आने वाला है। और इसके बाद सरकार में भी खासी बेचैनी है। हमें तो सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से भी कहा गया कि इससे भारत के निर्यातकों पर असर पड़ेगा। फिलहाल भारत के जो प्रमुख निर्यात हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं आने वाले समय में, उसमें टेक्सटाइल्स हैं जो बड़ा निर्यात है भारत से। दूसरा महत्वपूर्ण केमिकल निर्यात है, जो केमिकल्स तरह तरह के भारत से जाते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लास्टिक है और जो वाहनों का निर्यात होता है या वाहन के पुर्जों का निर्यात होता है। ये सारे ऐसे हिस्से हैं जो ज़्यादा कार्बन खपत करते हैं या ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं और कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। ये मामला देखने वाला होगा कि सरकार यूरोपीय समुदाय के साथ इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है, कैसे डील करती है, क्योंकि यूरोप की सरकार या यूरोपीय समुदाय कार्बन टैक्स को लेकर काफ़ी रिजिड है और काफ़ी एग्रेसिव भी है। ऐसी स्थिति में भारत के निर्यातकों पर के लिए आने वाले कुछ महीनों में चुनौतियाँ बढ़ेंगी। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव की वजह से भारतीय निर्यातकों को अब डर लग रहा है, उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट को चिंता है कि भारत से कनाडा को जाने वाले उनके शिपमेंट को रोका जा सकता है। पिछले 4-5 वर्षों में कनाडा को इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में ज़ोरदार बढ़ोतरी हुई थी। 18-19 की बात है कि उस दौरान एक्सपोर्ट सिर्फ 88 करोड़ डॉलर का था, जो 22-23 में बढ़कर 1 अरब से ज़्यादा 1.36 अरब डॉलर हो गया। सर, किस तरीके की बाधाएं आ सकती हैं? भारत और कनाडा के बीच बायलैटरल ट्रेड काफ़ी बड़ा है, दो तरफा व्यापार काफ़ी बड़ा। मैं आंकड़े चेक करा था, अगस्त में करीब 172 बिलियन डॉलर के आसपास था और 2023 में करीब 2023 के अगस्त में 172 बिलियन डॉलर के आसपास था। अब यहाँ सबसे बड़ी दुविधा है कि भारत और कनाडा के बीच जो संबंध जिस तरह से खराब हुए हैं, उसके बाद इनके एस्केलेट होने से सबसे बड़ी चुनौती निर्यातकों के सामने आ रही है। कनाडा से भी इस तरीके की खबरें और भारत से भी इस तरीके की खबरें हैं कि कनाडा के बायर भुगतान रोक सकते हैं, आयात के सौदे कैंसिल कर सकते हैं जो इम्पोर्ट करते हैं भारत से, और जो इम्पोर्ट यहाँ से गया है उसका भुगतान भी रोक सकते हैं। निर्यातकों ने इस मामले में कॉमर्स मिनिस्ट्री से बातचीत करनी भी शुरू की है। खासतौर पर सबसे ज़्यादा चिंता
भारत के टेक्सटाइल निर्यात को लेकर है। जो अपैरल निर्यात है इसका एक बड़ा हिस्सा कनाडा को जाता है और इस परिस्थिति में भारत और कनाडा के बीच जो अन्य व्यापार समझौते या जिनकी संभावना थी वो भी अब पूरी तरह खत्म होती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में रिजर्व बैंक ने अपने उस कदम से पीछे हटा है जिसमें विलफुल डिफॉल्टर को नए सिरे से कर्ज की मंजूरी का रास्ता खोला गया था। पहले कहा गया था कि विलफुल डिफॉल्टर्स को कर्ज देने पर बैंक प्रबंधन फैसला ले सकता है, लेकिन नए प्रस्तावित नियमों में साफ कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी अगर विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में एक बार शामिल हो गया तो उसको कर्ज नहीं दिया जाएगा। आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान 6 महीने के भीतर करने को कहा है। प्रस्तावित नियमों पर 31 अक्टूबर तक सभी भागीदारों की राय भी मांगी गई है। सर, ऐसा क्यों करना पड़ा, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा फैसला है और ये बड़ा सर्कुलर है जो चर्चा के लिए लाया गया, लेकिन आमतौर पर रिजर्व बैंक इस मामले पर सहमति बना चुका है। पहले तो मैं समझना ज़रूरी है कि विलफुल डिफॉल्टर्स की चर्चा इतने दिनों से चल रही है, वो कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं कारोबार में, धंधे में, लेकिन वो सरकार के वो बैंकों के पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसकी पहचान को लेकर काफ़ी भ्रम था, कैसे तय किया जाए कि विलफुल डिफॉल्टर्स कौन से हैं। रिजर्व बैंक ने इस मामले में सारे नियम बदले हैं और काफ़ी बड़ा एक नया आर्किटेक्चर इस तरीके के जानबूझकर बैंकों को चूना लगाने वाले जो कर्ज लेने वाले उद्योगपति, उद्यमी या बाकी लोग हैं, उनके लिए नए नियम तय किए हैं। रिजर्व बैंक को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर कुछ मामले चल रहे थे। अभी हाल में रिजर्व बैंक का एक फैसला आया था जिसने और ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा किया था, जिसके बारे में शुभम ने जिक्र किया, लेकिन अब तस्वीर साफ होती दिख रही है और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण प्रावधान जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर अब रिजर्व बैंक ने अपने दायरे में आने वाली जितनी भी बैंकिंग रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको सबको शामिल कर लिया है। यानी अब केवल सरकारी या निजी बैंक ही नहीं, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, इसमें एग्जिम बैंक, इसमें नाबार्ड के बैंक और तमाम और वित्तीय संस्थाएं भी अब विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान करेंगी, उन्हें घोषित करेंगी। 3 महीने के भीतर विलफुल डिफॉल्टर्स की एसेट्स को एनपीए घोषित कर देना होगा और वो घोषित रूप से एनपीए के दायरे में चली जाएंगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि विलफुल डिफॉल्टर्स और उनसे जुड़े हुए बाकी एंटिटीज़, उनके परिवार से या बाकी जुड़ी हुई जो भी एंटिटीज़ हैं वो भी इस प्रतिबंध के दायरे में आ सकती हैं। यानी उन्हें भी बैंकों से नया कर्ज नहीं मिलेगा और क्रेडिट की रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं होगी, यानी वो अपने बकाया कर्ज को रिस्ट्रक्चर भी नहीं करा पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले समय में हमें शायद, अगर ये प्रॉपरली लागू होता है, शुभम तो हमें दिखाएगा कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में केवल प्रमुख बैंकों में ही नहीं, विलफुल डिफॉल्टर्स कई और जगह भी फैले हुए हैं, चाहे वो स्मॉल बैंक्स हों या वो कोऑपरेटिव बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, यहाँ भी विलफुल डिफॉल्टर्स की बड़ी संख्या है। दूसरी चीज़ ये कि इससे हमें यह भी पता चलेगा कि एक विलफुल डिफॉल्टर जो जानबूझकर किसी एक बैंक का कर्ज दे रहा है वो किसी दूसरे और वित्तीय संस्था से भी कर्ज ले रहा होगा पर उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। तो ये नया नियमों का ढांचा विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर आरबीआई ने विचार के लिए रखा है, लेकिन इसे शायद जल्दी लागू किया जाएगा। परिवारों की घटती बचत पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय परिवारों ने अपनी बचत को बैंक से निकालकर अलग अलग वित्तीय प्रोडक्ट में लगाया है, जिस वजह से बैंकों में उनकी बचत घटी है, लेकिन उनकी संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय परिवार अपनी बचत का इस्तेमाल घर या दूसरे रियल एस्टेट संपत्ति खरीदने में कर रहे हैं, जिस वजह से परिवारों पर कर्ज बढ़ने के साथ उनकी संपत्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है। सर, पहला सवाल ये कि ये दलील कितनी तर्कसंगत है कि लोग बचत तोड़ रहे हैं और घर खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं? सरकार के लिए ये खबर आमतौर पर बड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि भारत में बचत गिरी है और ये आमतौर पर बचतें गिरना भारत में डिस्ट्रेस का सबूत माना जाता है। तो सरकार और सरकार की तरफ से 2 बड़ी रिपोर्ट सामने आई। सरकार की तरफ से एक 600 पेज का स्पष्टीकरण दिया गया, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि नहीं, बचतों में गिरावट को आर्थिक संकट नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी चीज़, SBI रिसर्च की तरफ से उससे सपोर्ट करती हुई एक और रिपोर्ट आई। हम इन दलीलों को समझते हैं। पहली बड़ी दलील जो सरकार की तरफ से दी गई कि लोग अपनी बचतें तोड़कर एसेट क्रिएट कर रहे हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि जिन एसेट्स का जिक्र सरकार के जवाब में किया गया है उसमें हाउसिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि फिजिकल एसेट्स में हाउसिंग ही आती है। पर दूसरी तरफ सरकार के अपने दस्तावेज और
जो हाउसिंग कंपनियां हैं उनकी तरफ से ये बराबर बताया जा रहा है कि भारत में तो सस्ते मकानों की बिक्री हो नहीं रही। भारत में तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकान बिक रहे हैं, 5 से 6-7 लाख रुपए के मकान बिक रहे हैं। तो क्या बचतें इस कदर टूटी हैं, और वो सारी बचतें अगर हाउसिंग मार्केट में गई हैं तो हाउसिंग मार्केट में हमें खासतौर से छोटे मकानों की बिक्री में बढ़ोतरी दिखनी चाहिए। यहाँ एक हमें डेटा का मिसमैच दिखाई देता है। यानी सरकार और SBI की रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर लोगों के पास बैंकों में पैसे थे तो उन्होंने उसे निकाल कर मकान खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, ये नहीं दिखता। दूसरा तर्क लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए बाकी एसेट्स को लेकर है, कार या बाकी लोन्स को लेकर है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि लोन्स को कैसे देखा जाए। ये बात जरूर सही है, तर्कसंगत है कि भारतीय बाजार में म्यूचुअल फंड्स में सेविंग्स शिफ्ट हुई हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स बेहतर हुए हैं। लेकिन टोटल जो बचत का आकार है भारत में, उसमें अभी भी फाइनेंशियल सेविंग्स में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की हिस्सेदारी केवल 6% है। तो सरकार का तर्क ये कि एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, वो एसेट्स किसी मार्केट में या डिमांड में रिफ्लेक्ट होती है, हमें दिखाई नहीं देती। सर, दूसरे आंकड़े पर बात करते हैं। ये कहा गया कि भाई लगातार कर्ज बढ़ रहा है, तो कर्ज का बढ़ना क्या अर्थव्यवस्था में बेहतरी का संकेत है? एक तरफ से बेहतरी का संकेत है, पर जब बचतों के संदर्भ में आप कर्ज पर चर्चा करते हैं तो ये बात सरकार के स्पष्टीकरण में आने वाले समय में RBI के स्पष्टीकरण में निकल कर आएगी कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कर्ज का पात्र नहीं है, वो बैंकेबल नहीं है। बचतें रखने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, कर्ज लेने वालों की संख्या हमेशा सिस्टम में बहुत छोटी होती है, और उसमें भी वो लोग जो कर्ज चुका सकते हैं उनको कर्ज मिलता है। कर्ज की बढ़ोतरी का में एक और आंकड़ा है जो सरकार के या SBI रिसर्च के इस दावे से थोड़ा सा अलग या उल्टा पड़ता है, क्योंकि कर्ज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि वो कर्ज बढ़ रहे हैं जो पर्सनल लोन है, वो कर्ज बढ़ रहे हैं जो क्रेडिट कार्ड पर लोन है, जिनमें रिस्क है और अनसिक्योर्ड लोन है। तो हो सकता है कि भारत के एक हिस्से के लोग अपनी जरूरी खपत के लिए कर्ज ले रहे हों, लेकिन वो कर्ज हमें फिर बाजार में डिमांड के तौर पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि क्वालिटी कर्ज नहीं बढ़ रहे, रिजर्व बैंक बता रहा है। तो अगर सरकारें मान रही है कि बचतों में कमी के बदले कर्ज बेहतर हो रहे हैं, तो अच्छे कर्ज नहीं बढ़ रहे हैं। मकानों के कर्ज की स्थिति हमने आपको बताई कि छोटे मकान नहीं बिक रहे, सस्ती गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, सस्ती बाइक्स नहीं बिक रही हैं। दूसरा तर्क ये भी महत्वपूर्ण है जानना कि जो कर्ज बढ़ रहे हैं उन कर्ज की क्वालिटी क्या है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि ये सारा तर्क अगर कर्ज बढ़ने का तर्क है तो वो हमें भारत के GDP की खपत में रिफ्लेक्ट होते दिखाई देना चाहिए। तो जब GDP का आंकड़ा हर तिमाही में आता है तो उसमें दिखाई देता है कि भारत में जो आम लोगों की खपत का खर्च है, यानी जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, वो अभी भी कोविड से पहले की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कोशिश सरकार की तरफ से ये थी कि बचतों के आंकड़े को कि गिरावट का जो असर है, जो राजनीतिक असर है, उसे कुछ तर्कों के माध्यम से संतुलित किया जाए। लेकिन बहुत सारा सेकेंडरी डेटा ऐसे हैं जो इसे कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं प्रतिवाद भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के बॉन्ड की लिस्टिंग का इंतजार खत्म होने जा रहा है। JP मॉर्गन भारत के बॉन्ड्स को अपने इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में शामिल करेगा। 28 जून 2024 से बॉन्ड की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। भारत इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में अपने बॉन्ड को लिस्ट कराने की तैयारी 2019 से कर रहा है। सर, पहला सीधा सवाल, बॉन्ड लिस्ट हो गए, JP मॉर्गन ने बोल दिया 2024 से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, इस एंट्री का मतलब क्या है? भारत की कोशिश पिछले 2 साल से चल रही थी। हालांकि भारत के भीतर ही काफ़ी हिचक थी। अगर आप मनी सेंट्रल को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हमने इस पर अपने अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा की। जब इस तरीके की सूचनाएं आई, भारत की दुविधा ये थी कि उसे सरकारी बॉन्ड्स में, इस पर खासतौर से भारत की सरकार के बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिस्ट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का जो बॉन्ड मार्केट है उससे भारत के सरकारी बॉन्ड अभी बाहर थे। सरकार के बॉन्ड भारत में ही ट्रेड होते थे। अब दुनिया के बॉन्ड मार्केट में भारत के बॉन्ड्स ट्रेड होंगे, यानी विदेशी निवेशक उसमें निवेश कर सकेंगे, जिससे दुनिया के किसी भी अन्य देश के बॉन्ड ट्रेड होते हैं। JP मॉर्गन एक एजेंसी है जिसने 10% वेटेज के साथ भारत के बॉन्ड्स को लिस्ट करने का फैसला किया। इससे करीब इनकी की वैल्यू करीब $30 बिलियन के आसपास होगी, और उन बॉन्ड्स की लिस्टिंग के साथ उनकी ट्रेडिंग 28 जून 2024 से शुरू हो जाएगी। इसके सीधे 2 बड़े असर दिखाई देते हैं। एक तो भारत का जो सरकारी बॉन्ड बाजार है, जो अभी तक लगभग भारतीय निवेशकों और बैंकों के लिए सीमित था, उसमें विदेशी निवेशकों का प्रवेश होगा। सरकार ने भारत के भीतर काम करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें सरकारी बॉन्ड में निवेश की थोड़ी विंडोज ओपन की थी, पर अभी तक ये बड़ी हिचक थी कि भारत के बॉन्ड्स को ग्लोबल मार्केट में कैसे एक्सपोज किया जाए।
अब इस समय इस मौके पर इनकी लिस्टिंग हो गई है, जिसकी कोशिश पिछले 2 साल से हो रही थी। इसका फ़ायदा 2 तरह से होगा। एक तो भारत के बॉन्ड बाजार में विदेशी पूंजी आएगी, करीब $30 बिलियन के आसपास की पूंजी की तो बात अभी से स्पष्ट हो रही, जो संकेत मिल रहा है। दूसरा ये कि तात्कालिक तौर पर जब रुपए में गिरावट है तो विदेशी पूंजी आने का एक और रास्ता खुलने से रुपए को मदद मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार से विदेशी निवेशक अपनी अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। तो अगले 1 साल में अगर भारतीय शेयर बाजार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो विदेशी पूंजी को लाने का एक दरवाजा छोटा सा और खुल गया है। सर, अब ये एंट्री हो गई, ये दाखिला हो गया, स्कूल में हम पहुंच गए। अब यहाँ से क्या क्या आपको लगता है कि सरकार को करने की ज़रूरत है, या कहिए कि इस स्कूल की पढ़ाई अब आगे कितनी कठिन है एडमिशन के बाद? अब जो सबसे बड़ी हिचक थी, शुभम का सवाल उसी पर केंद्रित है। जो भारत की सबसे बड़ी हिचक थी कि जैसे ही आप अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट में अपने आप को लिस्ट करते हैं, वैसे आप दुनिया की सारी एजेंसियों की निगाह में आ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर क्या हो रहा है, और क्योंकि सरकार के बॉन्ड हैं तो सरकार की आर्थिक तस्वीर, सरकार की आर्थिक सेहत इन बॉन्ड्स की कीमतों को प्रभावित करेगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें प्रभावित करेंगी इन बॉन्ड की कीमतों को, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरों का परिदृश्य है। लेकिन अब भारत की मैक्रो इकोनॉमी, सरकारों का कर्ज, केंद्र सरकार का कर्ज, बजटों में कर्ज को लेकर किए जाने वाले तमाम उपाय और कर्ज को छिपाने, कभी ढकने की कोशिशें, ये सब कोशिशें इस पर भारी पड़ेंगी। भारत में अब राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारण, टैक्स में गिरावट के कारण, इन सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन हमें दुनिया में भारत सरकार के बॉन्ड्स पर दिखाई देगा। और चूंकि हम ये ग्लोबल बॉन्ड मार्केट काफ़ी सख्त स्कूल है और माना जाता है कि बॉन्ड इन्वेस्टर दुनिया के सबसे क्रूर निर्मम निवेशक होते हैं, बॉन्ड विजिलेंटेज होते हैं, जो सरकारों के बॉन्ड्स को बहुत करीब से परखते हैं और छोटी भी गलती बाजार में माफ़ नहीं करते। इसका इतिहास हमने दुनिया में देखा है कई सारे देशों में। ऐसी स्थिति में भारतीय सरकार के बजट प्रबंधन को अब और बेहतर होना होगा। लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप बॉन्ड लिस्ट कराएंगे तभी अपने बजट प्रबंधन को बेहतर कर सकेंगे। लेकिन अब भारत के सरकार के खजाने पर, उसके कामकाज पर दुनिया के निवेशकों की और ज़्यादा करीबी निगाहें होंगी और भारत को अपने बजट प्रबंधन की प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी करना होगा, ऐसा लगता है। सर, तीसरा और बड़ा सवाल, बाजार की तत्काल जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी इस खबर पर? बाजार की प्रतिक्रिया अच्छी थी। आज हमने बैंकिंग स्टॉक्स को में एक्टिविटी देखी, क्योंकि बैंकों के लिए एक यूफोरिया का मूवमेंट था, उनके पास एक और ग्राहक आ गया और अब वो बॉन्ड की ट्रेड, भारत सरकार के बॉन्ड्स में उन्हें नए निवेश का विकल्प मिलना शुरू हुआ है। दूसरी बात ये थी कि हमने भारत की बॉन्ड यील्ड में भी मामूली तौर पर हल्की सी आज कमी भी देखी। उत्साह था, चूंकि बॉन्ड बाजार में पूंजी आने की संभावना बन रही थी, तो बॉन्ड यील्ड में भी भारत में थोड़ी सी कमी आई। रुपए को लेकर भी ऐसी संभावनाएं जाहिर की गई कि इस खबर से रुपए को भी सहारा मिलेगा। लेकिन चूंकि लंबी प्रक्रिया है बॉन्ड ट्रेडिंग की, अगले साल से शुरू होगी, तो ये कैसे आगे चलती है और कैसे ये कितने बॉन्ड लिस्ट होते हैं और उन पर कैसी ट्रेडिंग होती है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और संभावना थी, बाजार को ये भी लगा था कि अब जेपी मॉर्गन ने अपने इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड्स को शामिल किया है, कुछ और भी बॉन्ड इंडेक्सेस में भारतीय बॉन्ड्स को आने वाले समय में शामिल किया जाएगा। सर, एक और सवाल ये था कि बाजार खुश हो गया, नई पूंजी आ जाएगी, बेहतर प्रबंधन करेगी सरकार, सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ मीठा मीठा भी है या कुछ कड़वा भी है? सर, खतरा भी है, जोखिम ये है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे को लेकर, आर्थिक विकास दर को लेकर बदलाव होंगे, तो फिर भारत सरकार के बॉन्ड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की सख्ती का, गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। और इसलिए इसीलिए ये बड़ी हिचक थी, जिस वजह से इस पूरे बॉन्ड की लिस्टिंग को पिछले 1-2 साल से टाला जाता रहा था। इस समय तत्काल उसे लाने की 2 बड़ी वजह हैं कि एक तो रुपए को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और चूंकि इक्विटी निवेशक थोड़े वोलेटाइल निवेशक होते हैं, बाजार से तेजी से निकलते हैं, बॉन्ड निवेशक लंबे समय तक निवेश करते रहते हैं, तो भारत के बॉन्ड मार्केट में जो डिफ्थ नहीं थी, जो गहराई नहीं थी, खासतौर से सरकारी बॉन्ड्स को बहुत लिमिटेड ग्राहक मिलते थे सरकारी बैंकों के अलावा, उसमें एक नई खिड़की खुली है। सरकार को इससे के कर्ज कार्यक्रम में इसे थोड़ी राहत मिलेगी, पर जोखिम तो स्वाभाविक सी बात है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप एक्सपोज होंगे और अगर बजट का प्रबंधन अच्छा नहीं है, तो नकारात्मक टिप्पणियां, रेटिंग में गिरावट, उतार चढ़ाव, ये सब भी भारत को अब इस बोनस में झेलने पड़ेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और कि अब अगर मान लीजिए कि ये तो भारत की बात होगी, ठीक है, हमारे बजट सही नहीं होंगे तो गुस्सा झेलना पड़ेगा, पूरी दुनिया में भी अगर कुछ घटेगा तो जैसे हम पर अब तक जो असर पड़ता था, क्या उससे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के बॉन्ड बाजार ग्लोबल
ब्याज दरों से प्रभावित होते हैं। फेडरल रिजर्व का फैसला कल आया, आप देखिए अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ गई। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के घटनाक्रम है वो पूरी दुनिया के ग्लोबल बॉन्ड बाजार को प्रभावित करते हैं। उसका असर भारत के सरकार के बॉन्ड्स पर भी दिखाई देगा। सरकार के बॉन्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं शुभम। प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स की लिस्टिंग और उनकी ट्रेडिंग एक अलग प्रक्रिया है। सरकार के बॉन्ड्स के पीछे एक संप्रभु गारंटी होती है, एक सॉवरेन गारंटी होती है, एक संप्रभु कामकाज का तरीका होता है। और इसलिए ये देखना होगा ये प्रयोग किस तरह से किस दिशा में जाता है, क्योंकि इसके अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें तब स्पष्ट होंगी जब इनकी ट्रेडिंग शुरू होगी। जर्मनी की ब्रोकरेज फर्म डाइशे बैंक का मानना है कि रुपए को सहारा देने के लिए आरबीआई अपने रिजर्व से $30 बिलियन आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद भी भारत में मुद्रा भंडार इतना बचेगा कि 10 महीने के आयात बिल को किया जा सके भुगतान उसका। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $594 अरब के करीब है और डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर 83 के ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा डाइशे बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महंगाई घटने के और मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.2% रहने के भी अनुमान है। सर, क्या आरबीआई गिरावट को थामने के लिए $30 अरब की जो सलाह आई है इस पर अमल कर सकता है? रिजर्व बैंक के लिए ये समय काफ़ी संवेदनशील है। रुपया 83 के पार है, कच्चे तेल की कीमतें 9500 के आसपास रहनी है। रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को किस सीमा तक खोल सकता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल रुपए को सपोर्ट देने में जब हुआ है रुपए की गिरावट और ज़्यादा बढ़ी है। एक किस्म का साइकोलॉजिकल निगेटिव इम्पैक्ट आता है करेंसी मार्केट पर। भारत ने अभी तक 12 महीने 13 महीने का इंपोर्ट कवर बनाकर रखा है। अगर आरबीआई ने एग्रेसिव इंटरवेंशन किया और इंपोर्ट कवर 10 महीने से 8 महीने के लेवल तक आया तो रुपए पर और ज़्यादा दबाव बनेगा। तो पहली चीज़ ये कि डाइशे बैंक की रिपोर्ट को इस रोशनी में भी देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्व बैंक अब रुपए की गिरावट के लाभ को लेकर नए सिरे से सोचना शुरू करेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्यात नहीं बढ़ रहा कमजोर रुपए के बाद भी। तो रिजर्व बैंक को यह भी सोचना होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार की जो आवक है, जो सप्लाई है करंट अकाउंट में खासतौर पर विदेशी मुद्रा की, वो कहां से आएगी। अगर भारत के निर्यात निगेटिव रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं जो हमने देखा, आयात में तेज बढ़ोतरी और आयात की लागत भी बढ़ रही है रुपए की कमजोरी के कारण भी, और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्फ्लेशन इंपोर्ट होकर हमारे यहाँ आ रही है, उसे देखते हुए और विदेशी मुद्रा और भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेश वोलेटाइल है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को चुनना होगा कि रुपए को थोड़ा और गिरने, धीमे धीमे क्रमशः कमजोर होने दिया जाए और जो विदेशी मुद्रा भंडार की सिक्योरिटी है उसे मेंटेन रखा जाए, या फिर रुपए में तेज गिरावट को रोकने के लिए बाजार में डॉलर छोड़े जाएं। मौद्रिक नीति में शायद जो अगली समीक्षा होगी उसमें इस बात के हमें कुछ संकेत मिल सकते हैं। अब पहुंची पाकिस्तान, हालात ठीक नहीं है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा है कि पाकिस्तान को अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए और अपने गरीबों की मदद करनी चाहिए। सरकार को अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की सलाह ऐसे समय में दी जा रही है आईएमएफ की तरफ से जब जुलाई में पाकिस्तान को $1.2 अरब की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है, जो $3 अरब के अप्रूव्ड पैकेज का हिस्सा है। सर, क्या ये मदद भी काम नहीं आ रही है हालात सुधारने में? आईएमएफ पाकिस्तान को लेकर थोड़ी मुश्किल में है और इस तरीके के तमाम सवाल भी आईएमएफ के पैकेजेस पर उठे हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को इस तरीके की सलाह, इस तरीके की दवा दे दी जिससे टैक्स लाद दिया गया है और उसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में डिमांड भी टूट गई है, इकॉनमी भी रिकवर होती नहीं दिख रही। हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पैकेज देने के बाद भी इकॉनमी में कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाया है। तो इसलिए आईएमएफ को यह सुझाव देना पड़ा है कि पाकिस्तान को अपना टैक्स ढांचा ऐसे बदलना होगा जिससे कि वो वेल्थीज पर ज़्यादा टैक्स लगाए, क्योंकि अभी तो जो टैक्स पाकिस्तान में बढ़े हैं जैसे कि एनर्जी के ऊपर, पेट्रोल डीजल पर, इसका सीधा असर सारे लोगों पर पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था की रिकवरी इस हाईवी टैक्सेशन के कारण जो भी उम्मीद बचती थी वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर, उनकी क्रय शक्ति खत्म हो रही है। और इसलिए आईएमएफ को पाकिस्तान के मामले में अपनी राय में अब तब्दीली करनी पड़ी है। पर पाकिस्तान में वेल्थी हैं कितने, सुपर रिच कितने और उनसे कितना टैक्स लिया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की तरफ। देश में जितने साइबर अपराध होते हैं उनमें 77% से ज़्यादा हिस्सेदारी क्यूआर कोड, ओटीपी और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड की है। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के रिसर्च पेपर में ये जानकारी दी गई है। पेपर में कहा गया है कि देश में त्योहारी सीजन बढ़ने के साथ इस तरीके के फ्रॉड बढ़ रहे हैं।
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कॉर्पोरेट्स के लिए डेट मार्केट से कर्ज जुटाने की शर्तों को आसान बनाया है। अब बड़े कॉर्पोरेट अपनी 25% वित्तीय जरूरत को लेटर ऑफ क्रेडिट से जुटाए कर्ज से भी पूरा कर सकेंगे। सेबी के इस कदम से कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में निवेश बढ़ेगा, साथ में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में निवेश करने वालों के लिए ज्यादा विकल्प खुलेंगे। गुरुवार को सेबी के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। क्या किया है? एयर इंडिया के चीफ सिक्योरिटी अधिकारी को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। यह कदम एयर इंडिया के दुर्घटना रोधी कार्य में खामियां पाए जाने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए जाने के बाद अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 16 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। बॉन्ड यील्ड में एक मुश्त 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 4.49% पर पहुंच गई है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने संकेत दिया है कि इस साल के अंत तक ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी होगी और यील्ड ने कह दिया करनी ही होगी, क्योंकि हम बढ़ गए हैं तो आप भी ब्याज दरें महंगी कीजिए। जापान की तोशिबा 74 साल बाद शेयर बाजार से बाहर होगी। जापान के शेयर मार्केट में ये कंपनी लिस्ट थी, 74 साल से ट्रेड कर रही थी, अब ये बाहर हो जाएगी। कंपनी को दिसंबर में शेयर बाजार से डीलिस्ट किया जाएगा। ये डीलिस्टिंग उस डील का हिस्सा है जिसमें कंपनी को खरीदने के लिए जापान की प्राइवेट इक्विटी फर्म ने $14 अरब की पेशकश की है। तोशिबा वैसे 148 साल पुरानी कंपनी है। भारत में टीवी कंपनी बनाती थी, आपको याद होगा, तोशिबा के टीवी भारत में भी आते थे। सर, कोई टिप्पणी आपकी? 2 महत्वपूर्ण खबरें जो झटपट में, एक तो त्यौहार के मौसम में ओटीपी, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर से होने वाले फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये फ्रॉड कैसे होते हैं, इनका क्या तरीका है, किस तरह से किए जाते हैं, मनी9 के ऐप पर जाइए, विस्तार से इसमें पूरी जानकारी है और इसमें जो नए नए हैक्स आ रहे हैं इनको उनसे बचने की कोशिश करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात डीजीसीए की तरफ से आई। डीजीसीए ने भारत में ऐसा कम देखा जाता है जब भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस के चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया। और किस वजह से किया है आपके लिए जानना जरूरी है कि एयरलाइंस की सिक्योरिटीज़ में किस तरीके की गफलत हो रही है। पाया गया, डीजीसीए ने अपने ऑडिट में पाया कि एयर इंडिया का स्टाफ फ्लाइट सिक्योरिटी के लिए ना तो पर्याप्त रूप से स्टाफ अवेलेबल करा पा रहा था और ना ही पूरी व्यवस्था ऐसी थी जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। डीजीसीए का फैसला काफ़ी तीखा और काफ़ी सीधा है और एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल भी उठाता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे रविवार को होगी सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिक में। सर, क्या खास है इस बार वहाँ? इस बार के इकोनॉमिक कम में हम जब बात कर रहे हैं तब आपको अभी शुभम ने थोड़ी देर पहले बताया कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। हम आपको बताएंगे कि दुनिया में गोल्ड के बाज़ार में इस समय क्या हो रहा है। एक नए किस्म के गोल्ड स्टैंडर्ड की चर्चा शुरू हो गई है। दुनिया के बैंक गोल्ड की जमाखोरी कर रहे हैं। गोल्ड को लेकर महंगाई और ब्याज दरों के बीच केंद्रीय बैंकों के नज़रिए में एक बड़ा बदलाव आया है। बदलाव क्या है और उस बदलाव से आपको और हमें क्या सीखने के सबक मिलने की ज़रूरत है? शायद ये जानकारी आपके पास अभी तक नहीं पहुंची होगी कि सोने के बाज़ार में केंद्रीय बैंक आखिर इतनी ज़्यादा खरीदारी क्यों कर रहे हैं, वो किस खतरे से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार के इकोनॉमिक में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए रविवार को 11:15 बजे मनी9 के सुपर ऐप पर, क्योंकि ये जिसका जिक्र अंशुमान जी ने किया, ये इकोनॉमिकम आपको केवल और केवल मनी9 के सुपर ऐप पर मिलेगा। इसका प्रसारण यूट्यूब पर अगले हफ्ते होता है। तो आपको अगर ये इकोनॉमिकम इसी बार देखना है तो मनी9 का सुपर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर आएंगे मनी सेंट्रल का नया संस्करण लेकर। नमस्कार।